मैं आप लोगों को उस दिन बताया था रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, उसका अर्थ बताया था, स्वरूप विशेषता बताया था इसका, और इसके जो कुछ प्रकार हैं और इसकी क्या क्या समस्याएं हैं। इसी तरह से हम लोग के यहाँ जो है वो देखा जाए तो एक दो कंसेप्ट और हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप लोग लोकतंत्र में पढ़ाया था आप लोगों को, तो लोकतंत्र का जो विलोम है, या एक चीज पहले और पढ़ा लें, जैसे एक कंसेप्ट आता है संविधानवाद। संविधान तो मैं आप लोगों को पढ़ाया था कि संविधान क्या होता है। भाई संविधान पहले दिन ही जब संविधान पढ़ाता हूं तो आप लोगों को बताता हूं। और एक अवधारणा है संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है, पहले इसका अर्थ समझिए, फिर इसका जो है आवश्यक तत्व क्या है, फिर संविधानवाद की क्या क्या विशेषता है, विशेषता या इसका क्या क्या सिद्धांत है। फिर हम लोग को यह समझना है कि संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर होता है। संविधान तथा संविधानवाद में अंतर, और फिर हम लोग को जो है वो देखा जाए तो थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे भारत में संविधानवाद अब समझिए। देखिए जो शासक वर्ग है और जो शासन है, उस पर प्राचीन काल से ही नियंत्रण की बात की जाती रही है। भाई प्राचीन काल में क्या होता था, नैतिक धारणा, धार्मिक उपदेश, औचित्यता, इन सब आधारों पर जो है राजा को नियंत्रित करने की बात की जाती थी। तो ये प्राचीन काल में ऐसे ही सब परंपरा चलता था। लेकिन जब आधुनिक काल आया तो आधुनिक काल में आप देखते हैं कि एक साधारण कानून और दूसरी तरफ संवैधानिक कानून। तो ये जो संविधान है उसको हम लोग जो है सामान्य कानून की तुलना में ज्यादा महत्व देते हैं। संविधान को ही हम लोग मूल कानून मानते हैं। तो संविधानवाद इसी से जुड़ा हुआ अवधारणा है कि जो शासन है, जो शासक वर्ग है, उस पर नियंत्रण की जो व्यवस्था है, संविधान द्वारा जो स्थापित संस्थाएं हैं, संविधान द्वारा जो संस्थागत व्यवस्था है, जिसके माध्यम से हम लोग शासन और शासक वर्ग पर नियंत्रण करते हैं, इसी पहलू को संविधानवाद कहा जाता है। और यहां पर संविधानवाद कहते समय दिमाग में आना चाहिए कि सीमित शक्तियों वाला शासन, इसका मतलब होता है सीमित शक्तियों वाला शासन। जहां पर जो है शासन शक्ति सीमित हो, कहीं न कहीं जो है वो देखा जाए तो शासक जो है तानाशाही न करने पाए। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि संविधानवाद केवल प्रक्रिया नहीं है, संविधानवाद कोई तथ्य नहीं है, केवल तथ्य नहीं है, अपितु एक प्रकार से जो है प्रभावशाली नियंत्रण की व्यवस्था है। अब प्रभावशाली नियंत्रण का मतलब यह होता है कि जैसे मैं बताया कि प्राचीन काल में जो है धार्मिक परंपरा हुआ करता था, नैतिकता हुआ करता था, धार्मिक उपदेश होते थे। इन सब आधारों पर जिस तरह से राजा को नियंत्रित किया जाता था, उसी तरह से आधुनिक काल में जो है
राजनीतिक शक्ति के जो संगठन हैं, उस राजनीतिक शक्ति के संगठन का प्रभावशाली नियंत्रण होता है। इसी नियंत्रण के तरीके को ही जो है या जो व्यवस्था बनता है उसे संविधानवाद कहा जाता है। और ऐसा नहीं कि संविधानवाद एकदम आधुनिक अवधारणा है, यूनानी सभ्यता से, प्राचीन काल से यह सब चला आ रहा है। संविधानवाद का एक लाइन मतलब है सीमित सरकार। भाई सीमित शक्तियों वाला शासन का मतलब सीमित सरकार। कई मान लीजिए प्रश्न पूछे कि संविधानवाद का क्या अर्थ है? सीमित सरकार, लिमिटेड गवर्नमेंट। लिमिटेड गवर्नमेंट, इसका मतलब यह होता है कि संवैधानिक शासन का मतलब होता है कि जहां पर शासन शक्ति सीमित हो, शासन की शक्ति और उसके प्रयोग को प्रतिबंधित किया जाता हो, राज्य के नागरिकों को अधिकतम स्वतंत्रता दिया जाता हो। केसी वियर साहब ने लिखा, केसी वियर साहब ने भी कहा कि संविधानवाद का मतलब है संविधान के नियमों के अनुसार शासन चलाने के साथ अन्य नियंत्रण, निरंकुश शासन के विपरीत जो है नियमानुसार शासन करना, एक नियम कानून होना चाहिए जिससे जो है शासन की जो शक्ति है उसको सीमित किया जा सके, शासन चलाने वालों पर कानून और नियमों को मानने के लिए बाध्य किया जा सके। ऐसी व्यवस्था को संविधानवाद कहा जाता है। अब यहां पर जो आवश्यक तत्व है कि भाई संविधानवाद की जो हम लोग बात करते हैं, तो संविधानवाद के क्या क्या आवश्यक तत्व हैं, संविधानवाद में क्या क्या होना चाहिए। पहला चीज होता है कि बिना संविधान के संविधानवाद कैसे? इसका मतलब कि संविधान उसका आवश्यक तत्व है, संविधान अवश्य होना चाहिए। और दूसरा चीज है जनता के प्रति उत्तरदायी व्यवस्था होनी चाहिए, जनता के प्रति उत्तरदायी व्यवस्था। और तीसरा चीज होता है, अभी जो मैं बार बार कह रहा था कि विधि के अनुसार, विधि सम्मत शासन व्यवस्था, अकॉर्डिंग विद रूल, कि जो गवर्नमेंट है वो अकॉर्डिंग विद रूल चलना चाहिए, विधि सम्मत शासन व्यवस्था होनी चाहिए, विधि सम्मत शासन व्यवस्था। और चौथा बात यह होता है कि जैसे मैं बार बार बताता हूं कि ये जो संविधान है, इस संविधान में जो है एक तरफ व्यक्ति है, नागरिक है, दूसरी तरफ जो है राज्य है, सरकार है। तो जो व्यक्ति और नागरिक है इसको हमने राइट दे दिया, नागरिक का ड्यूटी भी है। भाई व्यक्ति को ज्यादा अधिकार प्राप्त है, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे, नागरिक को ज्यादा अधिकार प्राप्त है तो उसको ड्यूटी भी दिया गया है। भारतीय संविधान में जो ड्यूटी है वह व्यक्ति पर लागू नहीं होता, नागरिक पर लागू होता है। नागरिकों को देखिए, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, ये 5 अनुच्छेद जो है नागरिकों को ही प्राप्त है, व्यक्तियों को नहीं। और दूसरी तरफ राज्य, सरकार, राज्य का एजेंट कौन है? सरकार। जैसे मैं आप लोगों को बताया था कि जब हम लोग राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं, स्टेट शब्द का प्रयोग करते हैं, तो इसका मतलब यूपी बिहार नहीं। स्टेट शब्द का मतलब होता है ये 4 बातें जहां होती हैं। एक होता है संप्रभुता, अभी मैं संप्रभुता भी थोड़ा बता दूंगा। दूसरा चीज होता है जनसंख्या, तीसरा चीज होता है भूभाग,
और चौथा चीज होता है सरकार। तो ये राज्य शब्द का प्रयोग जो है किसी देश के लिए किया जाता है। और मैं आप लोगों को संघीय व्यवस्था में बताया था कि संघीय व्यवस्था में जो यूनिट होता है उसको भारत में व्यवहार में राज्य कह दिया जाता है, स्टेट कह दिया जाता है। तो राज्य का एजेंट जो है, राज्य का कार्य कौन करता है? राज्य का कार्य कौन करता है? तो सरकार करती है। राज्य का कार्य जो है वो कौन करता है? तो सरकार करती है। तो आप देख रहे हैं कि राज्य का जो एजेंट है वो सरकार है, राज्य का अभिकर्ता सरकार है। इन चार चीजों से मिलकर जो है वो देखा जाए, इन चार चीजों से मिलकर राज्य बनता है। तो मैं आप लोगों को बताया कि जहां पर अधिकार होगा, जैसे मान लीजिए राज्य सरकार का राइट है शासन करना, राज्य सरकार का ड्यूटी है जनता की सेवा करना। यदि राइट आप बढ़ा देंगे तो स्वाभाविक की बात है कि राज्य सरकार का जो राइट है शासन करना, ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कम हो जाएगा तो इसका मतलब सीमित सरकार। इसका मतलब क्या हुआ? सीमित सरकार। तो आप देख रहे हैं अधिकारों की व्यवस्था होनी चाहिए, अधिकार अब्लिक मूल अधिकार की व्यवस्था होनी चाहिए। और पांचवा बात है कि जो शासन की शक्ति है उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए, उसका विभाजन भी होना चाहिए। मतलब सेपरेशन ऑफ पावर भी कुछ दिखाई दे और डिसेंट्रलाइजेशन भी दिखाई दे। शक्तियों का विभाजन भी हो, शक्तियों का विकेंद्रीकरण भी हो। शक्तियों का विकेंद्रीकरण भी होना चाहिए। अब मैं बताया कि जो सत्ता है, जो व्यवस्था है, उसमें शांतिपूर्ण परिवर्तन की क्षमता होनी चाहिए। कैपेबिलिटी ऑफ पीसफुल चेंज इन अथॉरिटी एंड सिस्टम, कि सत्ता और व्यवस्था में शांतिपूर्ण परिवर्तन की संभावना हो, क्षमता हो, इफिशियंसी हो, कैपेबिलिटी हो। तो सातवां बात है सत्ता तथा सत्ता या शासन व्यवस्था शासन व्यवस्था में शांतिपूर्वक परिवर्तन की क्षमता। और इसी प्रकार से जैसे एक विशेषता और कहा जाता है कि जहां पर संविधानवाद होता है वहां पर सामाजिक बहुलतावाद होना चाहिए, सोशल प्लुरलिज्म होना चाहिए। बहुलतावाद का मतलब होता है कि जहां पर जो है धर्म, भाषा, इन सब आधारों पर भेदभाव न होता हो, नागरिक के आधार पर जो है कानून बनाया जाता हो, जहां पर एक प्रकार से कह सकते हैं कि समाज की बहुलता को स्वीकार किया जाता हो, उसको सामाजिक बहुलवाद कहा जाता है। तो यहां पर जो है सामाजिक बहुलवाद, सामाजिक बहुलवाद की अवधारणा, सामाजिक बहुलवाद की अवधारणा। तो ये मैंने 8 जो विशेषता बताया, ये जो संविधानवाद है, इस संविधानवाद का यह जो है आवश्यक तत्व है। संविधानवाद का यह आवश्यक तत्व माना जाता है कि जहां संविधानवाद होगा ये सब बातें अवश्य पाई जाएंगी। अब मैं थोड़ा सा बताता हूं कि संविधानवाद का क्या सिद्धांत है, संविधानवाद की क्या विशेषता होता है। क्योंकि आप लोगों के यहां बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा जानना है, क्योंकि कभी इसका प्रश्न कभी आए तो आप समझ कर टिक लगा सकें। तो संविधानवाद का क्या क्या सिद्धांत है उस पर चर्चा किया जाए। संविधानवाद का सिद्धांत, तो संविधानवाद का पहला सिद्धांत यह है कि मैं अभी बताया कि कोई संविधानवाद कोई तथ्य नहीं है,
संविधानवाद जो है, कोई देखा जाए तो संविधानवाद संविधान के माध्यम से चलेगा, लेकिन केवल संविधान नहीं है। संविधानवाद केवल संविधान नहीं है। जैसे मैं कहूं कि यह संविधानवाद है, तो संविधानवाद केवल संविधान नहीं है। संविधान में अन्य चीजों को जोड़ेंगे तब संविधानवाद बनेगा। इसका मतलब अन्य चीजें क्या हैं? तो मूल्यात्मक अवधारणा है। तो संविधानवाद जो है मूल्य संबद्ध अवधारणा है। मूल्य संबद्ध अवधारणा, यह मूल्यों को रखता है। संविधानवाद का संबंध राष्ट्र के जीवन दर्शन से माना जाता है। यह मूल्य विश्वास का प्रतीक है, कहीं कहीं अच्छे मूल्यों का समूह है जो किसी भी देश के जीवन का आधार होता है। और दूसरा चीज होता है कि संविधानवाद जो है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि संस्कृति संबद्ध अवधारणा भी है। संस्कृति संबद्ध अवधारणा, संस्कृति संबद्ध अवधारणा का मतलब ये होता है कि उस विशेष जो क्षेत्र की जो संस्कृति है वो भी उसमें संबंधित होती है। देश का जो आदर्श है, देश की जो विचारधारा है, देश का जो मूल्य है, उससे जनित अवधारणा है। उसको भी आपस में जो है समेकित करने का प्रयास करती है। और तीसरा चीज होता है गतिशील अवधारणा। गतिशील या गत्यात्मक एक ही बात है। गतिशील या गत्यात्मक अवधारणा, इसका मतलब यह होता है कि यह प्रगति में बाधक नहीं है, प्रगति का साधक है। प्रगतिशील प्रकृति का मतलब यह है कि समय परिवर्तन के साथ मूल्यों में परिवर्तन आता है, संस्कृतियों का विकास होता है, समाज के वर्तमान के जो मूल्य हैं उन मूल्यों के साथ भविष्य की आकांक्षा का भी प्रतीत होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग की जीवन शैली थी, अब इस कोरोना संकट के कारण जीवन शैली में बदलाव आ रहा है ना। तो जीवन शैली में बदलाव इसलिए आया क्योंकि परिस्थिति बदल गई। मेट्रो में लोग खूब जो है आराम से सट के चलते थे, अब सट के नहीं चलेंगे। अब देखिए ट्रेन में, पहले लोग ट्रेन में जो है इधर इधर तो बैठे ही हैं, बीच में भी कुछ लोग खड़े हैं, भाई साहब थोड़ा जगह दीजिए से हम बैठ जाएं। अब नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि परिस्थिति बदल गई। इसी तरह से जो है वो देखा जाए तो यह भी गतिशील अवधारणा है। समाज के वर्तमान में जो मूल्य हैं उनके साथ भविष्य की आकांक्षा का भी प्रतीक होता है। और चौथा बात होता है कि संविधान जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि संविधानवाद जो है साध्य से संबंधित अवधारणा है। साध्याब्लिक लक्ष्य से संबंधित अवधारणा। साध्याब्लिक लक्ष्य से संबंधित अवधारणा, यह लक्ष्यों का सूचक है। संविधानवाद जो है मुख्यतः साध्य प्रधान अवधारणा कह सकते हैं। साध्य प्रधान अवधारणा का मतलब यह हुआ कि उन आदर्शों से है जिसे समाज साध्य के रूप में स्वीकार करता है, इसलिए इसको हम लोग जो है साध्य से संबंधित अवधारणा भी कहते हैं। और अभी मैं बता रहा था कि संविधानवाद संविधान पर आधारित अवधारणा है। संविधानवाद संविधान पर आधारित अवधारणा है।
संविधानवाद संविधान पर आधारित अवधारणा है। क्यों? क्योंकि मैं अभी बताया कि जहां संविधानवाद होगा वहां संविधान अवश्य होगा। सामान्य परिस्थितियों में प्रत्येक लोकतांत्रिक राजनीतिक समाज के जो मूल्य होते हैं वो संविधान में होते हैं। संविधान पर ही संविधानवाद आधारित रहता है। संविधानवाद जो है, संविधानवाद संविधान के माध्यम से ही व्यवहारिक बनता है, यह आपको ध्यान रखना है। एक और भी इसका सिद्धांत होता है कि प्रत्येक राष्ट्र के जो मूल्य हैं, विश्वास हैं, उसके प्रति जो है एक निष्ठा भाव, उसके प्रति एक समभाव, जैसे आप ऐसे कह सकते हैं कि संविधानवाद जो है आधारभूत समानता रखता है, मतलब समभागी अवधारणा है। समभागी का मतलब यह होता है कि देश में जो नागरिक हैं उनका एक समान निष्ठा होता है इन मूल्यों के प्रति, इन आदर्शों के प्रति, राष्ट्रवाद के प्रति एक समभागी व्यवस्था होती है। सबका समान भाव होता है, समान भागीदारी सुनिश्चित किया जाता है, इसीलिए इसको समभागी अवधारणा भी कह देते हैं। ये तो मैं सामान्य अवधारणा बताया आपको। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि हम लोग के यहां बार बार दिमाग में आता है कि भाई संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर है। तो संविधान और संविधानवाद में जो अंतर है वो हम लोग थोड़ा सा इसको समझेंगे कि ये जो है, अभी मैं बता रहा था संविधानवाद और यह है संविधान। अभी मैं बताया कि संविधानवाद क्या है, विचारधारा का प्रतीक है। संविधानवाद क्या है, मूल्य रखता है, विश्वास रखता है, आदर्श रखता है। और संविधान लिख सकते हैं आप इसको, संविधानवाद यहां पे लिख दीजिए। संविधानवाद में यह विचारधारा का प्रतीक है। संविधानवाद में लिखिए, यह विचारधारा का प्रतीक है। किसी देश के मूल्य, विश्वास तथा आदर्शों को इसमें समाहित किया जाता है। आदर्शों को इसमें समाहित किया जाता है। और संविधान में लिख दीजिए, संविधान में उन सिद्धांतों का समूह है, उन सिद्धांतों का समूह है। संविधान में लिखिए नंबर 1, उन सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर शासन शक्ति तथा शासकों के अधिकारों, शासन शक्ति तथा शासकों के अधिकारों और उसकी सीमाओं का निर्धारण होता है। उसकी सीमाओं का निर्धारण होता है कि भाई शासन जो शक्ति है, जो शासक का अधिकार है, वो कितना होगा। संविधान में यही तो लिखा गया, बैलेंस बनाया जाता है अधिकार और कर्तव्य में। और नंबर 2, संविधानवाद में दूसरा बात समझिए, देखिए प्रकृति के दृष्टिकोण से भी अंतर है। अभी मैं बार बार कह रहा था कि संविधानवाद में लक्ष्य और उद्देश्य की प्रमुखता होती है। नंबर 2, संविधानवाद में लिखिए, इसमें लक्ष्य तथा उद्देश्य की प्रमुखता होती है। लक्ष्य तथा उद्देश्य की प्रमुखता होती है। इसी कारण इसे साध्य के रूप में देखा जाता है। इसी कारण इसे साध्य के रूप में देखा जाता है। नंबर 2 लिखिए संविधान में, यह संविधान में यह साधनों की व्यवस्था को दर्शाता है।
साधनों की व्यवस्था को दर्शाता है जिसके माध्यम से संविधानवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। संविधानवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। अब यह देखिए, चौथा अंतर यह होता है, जो औचित्यता होता है उसके आधार पर भी अंतर होता है। संविधानवाद में आदर्शों के औचित्य का प्रतिपादन करने का प्रयास किया जाता है। संविधानवाद में आदर्शों के औचित्य का प्रतिपादन, अभी मैं बताया, विचारधारा, मूल्य। संविधानवाद में आदर्शों के औचित्य का प्रतिपादन वैचारिक आधार पर किया जाता है। नंबर 4, संविधानवाद में आदर्शों के औचित्य का प्रतिपादन मुख्यतः आदर्श के आधार पर होता है। मुख्यतः आदर्श, अब लिख विचार, आदर्श के आधार पर होता है। और उधर लिख दिए, संविधान में संविधान का औचित्य मुख्यतया कानून के आधार पर किया जाता है। इसी प्रकार समझिए एक अंतर और, जैसे आप देखते हैं कि संविधान की तुलना में संविधानवाद व्यापक है, तो संविधानवाद व्यापक अवधारणा है। नंबर 5 लिखिए, संविधानवाद में यह संविधान की तुलना में व्यापक अवधारणा है। और इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव का मतलब होता है, उसको कहते हैं इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब ये होता है कि जैसे समावेशी विकास आप लोग पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजों को समावेश करना, अंतर्भूतकारी। इंक्लूसिव भी है, बहुत सारी चीजों को समाहित भी करता रहता है, समावेशी विकास की तरफ व्यापक है। और संविधान में लिखिए, यह संविधानवाद की तुलना में संकीर्ण अवधारणा है। यह संविधानवाद की तुलना में संकीर्ण अवधारणा है और अपवर्जक है, मतलब कि एक्सक्लूसिव, अपवर्जक है, मतलब बहुत सारी चीजों को समावेश नहीं करता है। भाई संविधान लिख दिया गया तो जो लिखा गया वही तो है, अलग अलग व्याख्या करने से नहीं ना होगा, इसलिए उसको एक्सक्लूसिव कहा जाता है। अब देखिए, दोनों में भले ही अंतर हो, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। संविधान और संविधानवाद दोनों एक दूसरे के सहायक भी हैं, पूरक भी हैं। संविधानवाद का मूल आधार है। संविधान के बिना संविधानवाद की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि संविधान का लक्ष्य संविधानवाद को प्राप्त होना चाहिए, तभी संविधान की सार्थकता भी है। यदि संविधान संविधानवाद का लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकता तो ऐसे संविधान की सार्थकता नहीं हो सकती। तो कथन कारण में जब कोई प्रश्न पूछेगा तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। और एक चीज ध्यान रखिए
कि जैसे हम लोग कहते हैं कि भारत में संविधानवाद, तो देखिए भारत में जो संविधानवाद है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बोलता हूं। ये जो मैंने बनाया था भारत में संविधानवाद, भारत में संविधानवाद का मतलब क्या है? जो डेवलपिंग कंट्री होते हैं जैसे भारत है, तो यहां पर संविधानवाद जो है अस्थायित्व के दौर से गुजर रहा है। कारण, क्योंकि अनेक राजनीतिक समस्या होती है, जैसे मान लीजिए राजनीतिक स्थायित्व की समस्या है, आर्थिक विकास की समस्या है, सुरक्षा की समस्या है, वैधता की समस्या है, आधुनिकीकरण नहीं हो पाया है, चुनाव की व्यवस्था बहुत निष्पक्ष नहीं होता है। इसी कारण यहां पर संविधानवाद कमजोर है। अब देखते हैं कि विकासशील देशों में, भारत जैसे विकासशील देशों में संविधानवाद निर्माण की अवस्था में है। संविधानवाद एक तरह से जो है अभी चल रहा है, अभी प्रवाह के दौर में है, बहुत स्पष्ट दिशा भी नहीं है, दिशा रहित चरण कह सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि संविधानवाद जो है एक प्रकार से भारत जैसे देशों में अभी भी संक्रमणकालीन स्थिति में है। अभी भी हम लोग जो है संविधानवाद की तरफ जो है एक तरह से देखा जाए तो गतिशील है, धीरे धीरे उसको हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। अब विकसित देशों में सामान्यतः इसको प्राप्त किया जा चुका है। ये थोड़ा सा जब टिक लगाइएगा तो इसको सोच के टिक लगाइएगा। अब मैं बताया कि इसमें एक दो चीज और भी है। एक तो हम लोग जो है जो बार बार शब्द आता है तानाशाही, फांसीवाद, अधिनायक तंत्र, उसका मतलब समझेंगे। ये छोटा छोटा जितना अवधारणा था मैं आप लोगों को पढ़ाया था, लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, या इसी प्रकार से जो है कानून का शासन। तो ये कभी कभी आप लोगों के यहाँ प्रश्न पीटी में आता है। ये चूंकि सामान्य सिलेबस नहीं है, एक सावधानी के लिए हम लोग पढ़ते हैं। तो इसी तरह से जो है थोड़ा सा जो टर्म आता है तानाशाही, उसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। तानाशाही या इसी को हम लोग कहते हैं अधिनायक तंत्र। अधिनायक तंत्र इसी को जैसे फांसीवाद भी कह दिया जाता है, वो भी एक प्रकार का तानाशाही था। तो ये जो है इसको डिक्टेटरशिप कहा जाता है। डिक्टेटरशिप। तो हम लोगों को इसका अर्थ समझना है कि इसका क्या मतलब होता है, फिर इसका जो है थोड़ा सा हम लोग को विशेषता जानना है। अब मैं आप लोगों को बताया था लोकतंत्र, तो लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र में क्या अंतर है? लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र में क्या अंतर है, थोड़ा सा इसको समझेंगे, बनाइए। पहले एक इसका सामान्य अवधारणा आप लोगों को बताते हैं, क्योंकि एक बार कंसेप्ट को क्लियर हो कि ये तानाशाही, फांसीवाद, ये क्या चीज है। हम लोग कह तो देते हैं जैसे जर्मनी में हिटलर की तानाशाही, उसको नाजीवाद कहा जाता है। इटली में जो है मुसोलिनी की तानाशाही, फांसीवाद। तो कहते समय हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए?
तो ऐसे समझिए कि ये जो तानाशाही है, ये तानाशाही एक प्रकार से देखा जाए तो सर्वाधिकारवाद है, सर्वाधिकारवादी अवधारणा। सर्वाधिकारवादी अवधारणा का मतलब होता है टोटलिटेरियनिज्म, सर्वाधिकारवाद, टोटलिटेरियनिज्म इसका मतलब होता है कि यहां पर जो है राज्य को, देश को साध्य मान लिया जाता है, और यह एक प्रकार से देखा जाए तो जो व्यक्ति है, जो नागरिक है, वह साधन बन जाता है। राज्य को साध्य मानने का मतलब राज्य को ही आदर्श मान लिया जाता है, व्यक्ति साधन बन जाता है, सब कुछ राज्य ही है, देश के लिए मर मिटना है, मतलब व्यक्ति का कोई अर्थ नहीं है, देश का ही अर्थ है। व्यक्ति की सभी क्रियाओं पर राज्य का नियंत्रण हो जाता है, व्यक्ति की समस्त क्रियाओं पर राज्य का नियंत्रण, व्यक्ति की समस्त क्रियाओं पर राज्य का नियंत्रण। और जब व्यक्ति की समस्त क्रियाओं पर राज्य का नियंत्रण हो जाता है, तब यही से मैं थोड़ा सा बताता हूं कि इसका क्या मतलब होगा। ये बताइए, जब देश को ही सब कुछ मान लेंगे तो उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिलेगा, उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिलेगा। उग्र राष्ट्रवाद जहां पर होगा वहां पर तानाशाही होगी, उग्र राष्ट्रवाद जहां पर होगा वहां पर युद्ध प्रेम होगा, युद्ध प्रेम होगा तो यहां पर साम्राज्यवाद भी होगा, साम्राज्यवाद होगा, सैनिक प्रवृत्तियां ज्यादा होंगी, सैनिकवादी प्रवृत्ति ज्यादा होगी। अब जैसा समझिए, जहां पर राज्य सब कुछ है, व्यक्ति साधन है, तो इसका मतलब कि व्यक्ति को आप कम महत्व देंगे, उसकी विवेकशीलता का विरोध किया जाएगा, व्यक्ति की विवेकशीलता का विरोध, और जब व्यक्ति की विवेकशीलता का ही विरोध करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि जो तर्कसंगत बातें हैं उसका विरोध करेंगे, झूठ फरेब का सहारा लेंगे, मिथ्यावाद को बढ़ावा। जब झूठ फरेब का सहारा लेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि जहां पर झूठ फरेब होता है वहां पर अवसरवादी दर्शन होता है। जैसा जब अवसर देखे कर लिए, लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा, लोकतंत्र कमजोर। जहां पर आप देख रहे हैं कि राज्य को साध्य मानेंगे तो कुछ लोगों को विशेष स्थान देना पड़ेगा, मतलब विशिष्ट वर्ग में विश्वास, विशिष्ट वर्ग में विश्वास करेंगे, कुछ लोगों को ज्यादा महत्व दिया जाएगा, असमानता में विश्वास, असमानता में विश्वास। और जब असमानता में विश्वास करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है महामानव पूजा होगा, व्यक्तियों का तस्वीर लगाया जाएगा, महामानव पूजा,
और जब उग्र राष्ट्रवाद होगा तो देखिए अंतर्राष्ट्रीयतावाद का विरोध किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीयतावाद का विरोध होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर जो है एक दलीय व्यवस्था पर बल दिया जाएगा, कोई विरोध ना करे, एक दलीय व्यवस्था। और एक दलीय व्यवस्था का विरोध होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि मानव की स्वतंत्रता प्रभावित होगी, मानव की स्वतंत्रता कमजोर होगी। अब मानव की स्वतंत्रता कमजोर होगी तो यहां पर धार्मिक चीजें बढ़ेंगी, धर्म का प्रभाव बढ़ेगा, धर्म का प्रभाव बढ़ेगा, परंपरावाद का समर्थन होगा, परंपरावाद का समर्थन होगा। ठीक है, ये एक आपको कंसेप्ट बनाकर रखना है कि जब हम कहेंगे तानाशाही अधिनायक तंत्र तो इसका मतलब आप समझेंगे कि ये टोटलिटेरियनिज्म की बात हो रही है, सर्वाधिकारवादी दर्शन की बात हो रही है। यहां पर जो है राज्य जो है वह साध्य के रूप में दिखाई देगा, राज्य लक्ष्य के रूप में दिखाई देगा। राज्य से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं हो सकता है, जो कुछ है वो राज्य ही है। अभी मैं बताया कि व्यक्ति की समस्त क्रियाओं पर जो है राज्य का नियंत्रण हो जाएगा। और अभी मैं बता रहा था इससे क्या क्या बातें निकलेंगी, तो मैं बताया कि इससे पहली बात तो ये निकलेगी कि उग्र राष्ट्रवाद, अंध राष्ट्रवाद, अति राष्ट्रवाद, युद्ध प्रेम को बढ़ावा मिलेगा, साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिलेगा, सैनिक प्रवृत्तियां बढ़ेंगी, सेना को मजबूत किया जाएगा, युद्ध प्रेम मतलब युद्ध के प्रति लगाव, हिंसा, ये सब बढ़ेगा। अब मैं बताया कि व्यक्ति की विवेकशीलता का विरोध होगा, क्योंकि राज्य ही सब कुछ है तो व्यक्ति को महत्व तो दिया नहीं जाएगा। झूठ फरेब मिथ्यावाद को बढ़ावा मिलेगा, जैसा जब अवसर होगा उसी हिसाब से काम हो जाएगा। कोई सिद्धांत नहीं होगा, सिद्धांत विहीन राजनीति, सिद्धांत विहीन राजनीति। और अभी बताया कि विशिष्ट वर्ग में विश्वास किया जाएगा, समानता में विश्वास किया जाएगा, कुछ लोगों को ज्यादा महत्व देना, कुछ लोगों को ज्यादा महत्व देना। एक दलीय व्यवस्था होगा, बहुदलीय व्यवस्था का विरोध किया जाएगा, दूसरे दल को पनपने नहीं दिया जाएगा, मानव की स्वतंत्रता कमजोर होगी, धर्म का प्रभाव बढ़ेगा, परंपरावाद का समर्थन किया जाएगा। तो जब ऐसा होगा तो समझेंगे कि इसको हम लोग जो है तानाशाही कहते हैं, इसको हम लोग डिक्टेटरशिप कहते हैं। अब थोड़ा सा इसको मैं अब समझाता हूं, अब समझ में आएगा आप लोगों को। देखिए, जब हम लोग ऐसा कहते हैं कि अधिनायक तंत्र में जो है जो संप्रभुता है वो एक व्यक्ति या संस्था में ही निवास करता है, शासन का कोई भी कार्य जो है सत्ताधारी व्यक्ति की इच्छा अनुसार चलता है। अधिनायक तंत्र का मतलब यह है एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का शासन
जो राज्य की सत्ता जो है उस पर बलपूर्वक अधिकार कर लेते हैं, उसका असीमित रूप से प्रयोग करते हैं। देश का जो प्रधान है वो असाधारण सत्ता प्राप्त कर लेता है। ऐसे पहलू को जो है अधिनायक तंत्र कहा जाता है। अब यहां पर जो अधिनायक तंत्र है, तो मैं बताया कि इसका कुछ विशेषता है, तो विशेषता है तो उसको आप इससे भी समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं अलग से बता देता हूं इसका जो विशेषता है, जिससे आपके दिमाग में बैठे। देखिए, अभी मैं बता रहा था सर्वाधिकारवाद, जैसे मैं उसको पॉइंट पे लिख देता हूं। जैसे ही मैं बताया सर्वाधिकारवाद, कि जहां पर अधिनायक तंत्र होगा वहां पर सर्वाधिकारवाद होगा। सब कुछ राज्य के अंतर्गत, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं, राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं, मुसोलिनी भी कहता था। और अभी बताया कि टोटलिटेरियनिज्म, टोटलिटेरियन स्टेट इसको कहा जाता है। और दूसरा चीज होता है कि लोकतंत्र का विरोध होने लगता है, लोकतांत्रिक मूल्यों का विरोध होता है, लोकतांत्रिक मूल्यों का विरोध होता है। और तीसरा चीज अभी जब मैं बताया, एक दल व्यवस्था, एक नेता एक कार्यक्रम, एक दलीय व्यवस्था, यह इसी प्रकार से व्यक्तिगत स्वतंत्रता कमजोर, व्यक्तिगत स्वतंत्रता कमजोर होगा। जो जनमत निर्माण के साधन हैं उस पर सरकार का कठोर नियंत्रण होगा। इसका मतलब कि साहित्य हुआ, समाचार पत्र, टेलीविजन, चलचित्र, फिल्म, सब पर जो है सरकार का नियंत्रण होगा। प्रेस, रेडियो, टीवी सब जो है अधिनायक के पक्ष में प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। कोई भी विरोध नहीं करेगा, कोई भी कुछ कहेगा नहीं। इसका मतलब यह हुआ जनमत निर्माण के साधनों पर कठोर नियंत्रण। और अभी मैं बता रहा था उग्र राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिलेगा, युद्ध को बढ़ावा मिलेगा, हिंसा को बढ़ावा मिलेगा, साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिलेगा। तो यही चीज है जो मैंने अभी ऊपर आपको यह समझाया है, इसी चीज को मैंने लिखा है कि अब इसमें से पूछेगा अधिनायक तंत्र की कौन सी विशेषता नहीं है, तो आप इसको समझ के टिक लगाइएगा। और इसका मैंने जो है कुछ विशेषता यहां पर लिखा। अब देखिए, कुछ लोग अधिनायक तंत्र का समर्थन भी करते हैं और अधिनायक तंत्र का समर्थन करते हुए कहते हैं कि अधिनायक तंत्र अच्छा है। अब अधिनायक तंत्र अच्छा है तो क्यों कहते हैं? ये लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लोग कहते हैं कि शासन में एकता रहता है, कुशलता बनी रहती है, निर्णय लेने में समस्या नहीं आता है, उत्तरदायित्व का विभाजन नहीं होता, एक ही जगह उत्तरदायित्व होता है, संकट काल में तुरंत निर्णय हो जाता है, ज्यादा खर्चीला भी नहीं है, राष्ट्रीय भावना भी बढ़ती है। ये बताइए, ये सब कहा जाता है, इसके पक्ष में तर्क दे दिया जाता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि अधिनायक तंत्र शासन का विकृत स्वरूप, क्योंकि युद्ध को प्रोत्साहन देता है। यहां पर जो है शासन शक्ति का खूब दुरुपयोग होता है। निरंकुश शक्ति जो है शासक को भ्रष्ट कर देती है।
ये सब आप समझ गए। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र में क्या अंतर है। अब हम समझाएंगे, समझाएगा। लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र, लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र में क्या अंतर है। देखिए, लोकतंत्र का जो शासन व्यवस्था है वो जनता के प्रति उत्तरदायी व्यवस्था है। सीमित शक्ति शासक के पास होती है। शासक जो है मनमानी नहीं कर सकता है। और आप देख रहे हैं, अभी मैं बता रहा था कि यह जो अधिनायक तंत्र है यह असीमित शक्ति रखता है। यहां पर जो है भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, तानाशाही को बढ़ावा मिलता है। दूसरा बात देखिए, लोकतंत्र में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे दल काम करेंगे, बहुदलीय व्यवस्था होगा, सभी नागरिकों को भी राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने का अवसर मिलेगा, सब लोग जो है सहभागी व्यवहार करेंगे। लेकिन अधिनायक तंत्र में इसमें कुछ लोग ही जो है राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने का प्रयास करते हैं, उन्हीं लोगों को अवसर मिलता है, सब लोगों को अवसर नहीं मिलता है। और तीसरा पहलू देखिए, जैसे ही मैं बता रहा था कि लोकतंत्र में उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन नहीं होता है, उदार राष्ट्रवाद पर विश्वास किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीयतावाद को बढ़ावा दिया जाता है, विश्व शांति, विश्व बंधुत्व का मार्ग प्रशस्त होता है। लेकिन अधिनायक तंत्र जो है उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता है। अभी समझा रहा था, अधिनायक तंत्र जो है उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता है, साम्राज्यवाद को बढ़ावा देता है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, लोकतंत्र में बता रहा था, अभी संविधानवाद पढ़ा रहा था कि लोकतंत्र संविधानवाद से संबंधित है और संविधानवाद गतिशील है। तो लोकतंत्र जो है समय और परिस्थितियों के अनुसार लोकतंत्र में परिवर्तन होता है, अच्छे प्रकार के मूल्य भी जोड़ते हैं। अधिनायक तंत्र में ऐसा नहीं होता, ये लोग एकदम परंपरावादी होते हैं, रिजिड होते हैं। एक अंतर देखिए, अब समझ गए होंगे कि दोनों में क्या अंतर है। एक तो ये समझना है, कभी प्रश्न आए तो इस पर ध्यान रखिएगा। और जैसे मान लीजिए कुछ प्रश्न ऐसे आया कि अधिनायक तंत्र के संबंध में जो है कोई कथन कारण आता है, तो इसको समझकर जो है पढ़कर टिक लगाइएगा। अब एक चीज उसमें और भी बचता है, संप्रभुता, वो मैं थोड़ा सा बोलूंगा। फिर से मैं बताया कि थ्योरी वाला जो पोर्शन आप लोगों का है, सामान्यतः जो है यहां से प्रश्न आता है। और बाकी जो जितने परंपरागत पोर्शन था, मैं बेसिक में आपको पढ़ाया था, मूल अधिकार, डीपीएसपी, मूल कर्तव्य तक सब पूरा किया था। फिर उसके बाद गवर्नमेंट में आप लोगों को जो है जम्मू कश्मीर और तमाम चीजों को मैं पूरा किया था। जम्मू कश्मीर जो है, जो देखा जाए तो यूट्यूब पर भी मैं रखा हूं, उस पर भी आप देख सकते हैं, उसमें मैंने पढ़ा दिया है, क्योंकि उसका भी प्रश्न आ सकता है। अब इसके बाद हम लोग जब ये सब पढ़ लेंगे, अभी मैं संप्रभुता बता देता हूं, इसको पढ़ने के बाद थोड़ा समय आप लोगों को संगठन पढ़ाऊंगा। तो 2-3 क्लास हम लोग का संगठन का भी चलेगा। और बहुत सारा संगठन हमने करंट पर भी पढ़ाया है, तो करंट आप लोग यूट्यूब में देखे होंगे, बहुत सारे संगठन को मैं बताया हूं। तो उन संगठनों को छोड़कर जो बाकी संगठन हैं, जो परंपरागत हैं, उस पर मैं चर्चा कर दूंगा। इसमें जो है संप्रभुता एक शब्द आता है, सोवरेंटी, बार बार आप लोग पढ़ते हैं। संप्रभुता या इसी को प्रभुसत्ता भी बोलते हैं।
तो सबसे पहले जो है इसका अर्थ क्या है, संप्रभुता हम कहते हैं तो संप्रभुता की क्या विशेषता है, और फिर इसमें जो सिद्धांत हैं थोड़ा सा इसको जानना है। सिद्धांत का मतलब जैसे एक तो एकलवादी सिद्धांत है, मोनिस्टिक थ्योरी, एक जो है बहुलवादी सिद्धांत है, प्लूरलिस्टिक थ्योरी, ऐसे बनाइए। और थोड़ा सा मैं बताऊंगा इस वैश्वीकरण ने जो है संप्रभुता को कैसे प्रभावित किया है। कभी कथन कारण में प्रश्न आ सकता है, वैश्वीकरण का प्रभुसत्ता पर प्रभाव, इसको पढ़ा जाएगा। ठीक है, ऐसे बनाइए। तो मैं बता रहा था संप्रभुता, सोवरेंटी, तो संप्रभुता में जो है इस शब्द है, लेकिन यह है कि पेपर में निकलता है तो उन शब्दों से भी कभी कभी प्रश्न आ सकता है, तो हम लोग जो है इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो है जो संप्रभुता है उस संप्रभुता का अर्थ क्या होता है। देखिए, संप्रभुता कहते समय दिमाग में आना चाहिए कि ये सरकार का सार तत्व है। जिसमें बताया कि राज्य के 4 तत्व होते हैं, राज्य में 4 तत्व होते हैं, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता होता है। एक तो सरकार है, जनसंख्या है, भूभाग है, तो इसका सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है सरकार है। और संप्रभुता राज्य का जो सार तत्व है, राज्य की ऐसी सर्वशक्ति है जो राज्य के भीतर कुछ भी करने में स्वतंत्र है। मतलब ऐसी सर्वसत्ता जिसके ऊपर अन्य कोई सत्ता नहीं होती है। इसके आधार पर ही राज्य जो है कानून और आदेश जारी करता है, जिसका पालन जो है राज्य सीमा के अंदर रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी व्यक्तियों के लिए अनिवार्य होता है। इसके माध्यम से ही राज्य जो है विदेशी राज्यों के साथ संधि समझौता करता है। ये जो सर्वोच्च सत्ता है, इसी सर्वोच्च सत्ता को हम लोग जो है संप्रभुता कहते हैं। और यह जो है राज्य जो अपने कार्यों को करता है तो सरकार के माध्यम से करता है। अभी बताया कि राज्य का एजेंट कौन है, सरकार है। और सरकार जब कार्य करता है तो किस हैसियत से कार्य करता है, तो संप्रभुता की हैसियत से कार्य करता है। तो इसीलिए संप्रभुता को जो है सर्वोच्च शक्ति कहा जाता है, कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, जिसके माध्यम से सरकार जो है आंतरिक और बाह्य दोनों स्तरों पर जो है स्वतंत्र होकर कार्य कर सकती है। आंतरिक और बाह्य इसलिए कह रहा हूं, जैसे मैंने कहा कि राज्य की सर्वोच्च शक्ति, राज्य की सर्वोच्च शक्ति जिसके द्वारा सरकार अपने कार्यों को संपन्न करता है। तो यह जो कार्य है वो 2 तरह का होता है, एक तो आंतरिक कार्य है और एक जो बाह्य कार्य है। तो आंतरिक कार्य का मतलब यह है कि राज्य के भीतर सभी व्यक्तियों पर संप्रभुता के माध्यम से
आदेश निर्देश देना। राज्य के अंतर्गत स्थित जो है व्यक्ति और समुदाय सब जो है उस पर संप्रभुता लागू होती है। और बाह्य का मतलब होता है भाई आंतरिक रूप से भी संप्रभु और बाह्य रूप से भी संप्रभु। इसका मतलब होता है कि संप्रभु राज्य जो है अपनी विदेश नीति बनाने के संबंध में पूर्णतः स्वतंत्र है। राज्य जो है मैत्री, युद्ध, तटस्थता किसी भी मार्ग को अपना सकता है। तो यहां पर देखते हैं कि संप्रभुता का मतलब एक तरह से राज्य की सर्वोच्च इच्छा, और ऐसी सर्वोच्च इच्छा जिसके माध्यम से राज्य के भीतर रहने वाले जो व्यक्ति हैं, समुदाय हैं, उन पर जो है आदेश निर्देश का पालन कराया जाता है। अब यहां पे ध्यान रखिएगा कि संप्रभुता जो शब्द है, संप्रभुता जो शब्द है, इस शब्द को बोधा ने दिया था। एक बोधा विचारक है, उसने दिया था। इसके बाद एक तो ये ध्यान रखना है, इसके बाद एक होता है बाह्य संप्रभुता। बाह्य संप्रभुता, तो बाह्य संप्रभुता का जन्मदाता ग्रोसियस, ग्रोसियस। इसी ग्रोसियस को हम लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्मदाता भी कहते हैं। ये दो चीज ध्यान रखना है। अब मैं बताया कि ये जो संप्रभुता है उसकी विशेषता क्या क्या होती है। तो इसकी 4-5 विशेषता, कभी मान लीजिए आप लोग क्या पूछ देख संप्रभुता की कौन सी विशेषता नहीं है, तो थोड़ा सा हम लोग को यह भी ध्यान रखना है, कभी मान लीजिए आ जाए। तो संप्रभुता की पहली विशेषता होता है पूर्णता, एब्सोल्यूटनेस। एब्सोल्यूटनेस, पूर्णता का मतलब संप्रभु की जो शक्ति है सिद्धांत में असीमित होती है, उसको असीमित अधिकार है। इस पर किसी तरह का बाहरी और बाह्य जो अंकुश है वो नहीं लगाया गया है। और दूसरा इसका विशेषता होता है सर्वव्यापकता, सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता, सार्वभौमिकता का मतलब यूनिवर्सलिटी। मतलब राज्य की सीमाओं के अंतर्गत जो है इसकी व्यापकता है। राज्य द्वारा बनाए गए कानून से जो है परे कोई भी व्यक्ति या समूह संप्रभुता से छुटकारा पाने का दावा नहीं कर सकता। सब लोग इस संप्रभुता के अधीन होते हैं। और तीसरा चीज होता है स्थायित्व। स्थायित्व, स्थायित्व का मतलब होता है परमानेंस। परमानेंस का मतलब है कि संप्रभुता राज्य का स्थायी गुण है। जब तक राज्य का अस्तित्व है तब तक संप्रभुता का अस्तित्व है। राज्य का विनाश ही संप्रभुता की समाप्ति का कारण हो सकता है। और चौथी विशेषता इसका कहा जाता है अदेयता। अदेयता का मतलब होता है इनएलाइबिलिटी। अदेयता का मतलब संप्रभुता एक पूर्ण इकाई है। इसे इसके किसी भी गुण का त्याग नहीं किया जा सकता। अभी मैं बताया कि संप्रभुता जो है राज्य का सारतत्व है।
उसका हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। इसके हस्तांतरण के साथ ही व्यक्तित्व का विनाश हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई अधिकारी है तो उसका काम उसका छोटा भाई नहीं कर देगा है। ऐसा तो नहीं कि मान लीजिए आप काम करने गए, आपका तबीयत खराब है तो आपकी मिसेज चली गई 10 दिन अपना जाकर डीएम का काम संभाल लें, जैसे दुकान पर होता है। कोई सेठ जी नहीं आए तो सेठ जी का परिवार का कोई व्यक्ति आया दुकान संभाल लिया, तो ऐसे नहीं होता है। एक विचारक था, उसने लिखा कि संप्रभुता को उसी तरह हस्तांतरित नहीं किया जा सकता जिस तरह वृक्ष को उसके अंकुरित होने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। भाई कोई वृक्ष है, उसका विकास हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि उसके विकास को दूसरे वृक्ष को सौंप देंगे, तुम 10 दिन रुको, पहले उनका विकास होने दो। इसी तरह से पांचवा जो विशेषता है उसको हम लोग बोलते हैं अविभाज्यता, कि संप्रभुता का विभाजन भी नहीं हो सकता है। सिद्धांत में विभाजन नहीं हो सकता है। और अभी मैं बताया कि यह राज्य का सबसे आवश्यक तत्व है। इसका मतलब मौलिकता, मौलिकता ये मौलिक है, कृत्रिम नहीं है। ये आपको 5 विशेषता ध्यान रखना है। और थोड़ा सा इसका जो है हम लोग को हल्का सही जानना है कि एकलवादी सिद्धांत और बहुलवादी सिद्धांत का क्या मतलब है। एकलवादी सिद्धांत कहते समय यह ध्यान में आना चाहिए कि ये जो कानूनी सिद्धांत है उसी को एकलवादी सिद्धांत भी कहते हैं। कानूनी सिद्धांत या एकलवादी सिद्धांत, तो आप जानते हैं इसका जन्मदाता ऑस्टिन है। जो ऑस्टिन विचारक है वो जन्मदाता है। उसकी किताब है, बहुत फेमस किताब, प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, या उसी को लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। इसी ने ये सिद्धांत दिया था। तो आप लोगों के यहां केवल 2 लाइन आपको ध्यान रखना है कि ये सिद्धांत क्या है, बस किसने दिया। मान लीजिए ऑस्टिन इसका जन्मदाता है। अब जानते हैं कि इसका बेंथम भी समर्थन किया, तमाम विचारकों ने समर्थन किया। तो आप लोग को ये सब नहीं जानना ज्यादा, आप लोगों को 2 लाइन कंसेप्ट समझना है। 4 लाइन आपका विशेषता ही बता देता हूं। जैसे आप देखते हैं कि ये कहता है कि समाज में एक निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति या संस्था के पास संप्रभुता होती है। संप्रभुताधारी जो है निश्चित और जीता जागता इंसान है, जिससे सर्वसत्ता का पहचान किया जा सके। तो संप्रभुता को इसमें मानवीय शक्ति के रूप में देखा जाता है। अब दूसरा चीज होता है कि संप्रभुता का संबंध मनुष्य से है। राज्य की गतिविधियों का उपयुक्त विषय मानवीय कानून है, कोई ईश्वरीय सत्ता नहीं, नैतिक कानून नहीं। मतलब मानव ने जो है वो देखा जाए तो किसी व्यक्ति को संप्रभुता दिया है, और संप्रभु की जो आज्ञा है उस संप्रभु की आज्ञा का जो पालन है समाज का बहुसंख्यक भाग जो है आदतन करे, स्वभावतः करे। और जो संप्रभु है वह किसी के आदेश का पालन न करे, नहीं तो फिर उसके संप्रभु होने का मतलब क्या है। और जो प्रभु सत्ताधारी है, संप्रभुताधारी है, उसका आदेश ही कानून है। जो आदेश उसने नहीं दिया वह कानून की श्रेणी में नहीं आता है। तो आप देखते हैं कि ये लोग जो है वो देखा जाए तो संप्रभुता को पूर्ण मानते हैं, निरंकुश मानते हैं, अविभाज्य मानते हैं, असीम मानते हैं। ये आपको 4 लाइन ध्यान रखना है। और इसी तरह से आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि ये जो संप्रभुता का जिसमें बताया कि ये बहुलवादी सिद्धांत,
तो थोड़ा सा 4 लाइन में इसके बारे में बोलता हूं। संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत, ये तो मैं एकलवादी सिद्धांत बोल रहा था। देखिए, बहुलवादी जो सिद्धांत है यह निरंकुश राज्य के विरुद्ध में आया, मानवीय स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए आया, अंतर्राष्ट्रीयतावाद की भावना से आया, संघात्मक सरकारों के उदय के कारण ही आया। इसमें जो विचारक हैं, जैसे आप लोग जो जो सुनते हैं थोड़ा सा, जैसे लास्की आप लोग जीएस में सुनते हैं, बारकर, इस तरह के जो विचारक हैं, मैकाइवर, इस तरह के विचारक इसका समर्थन करते हैं। अब इसका एक कंसेप्ट जानना है थोड़ा सा, वो मैं समझाता हूं। ये जो बहुलवादी सिद्धांत है, ये लोग कहते हैं संप्रभुता असीमित नहीं है, संप्रभुता सीमित है। संप्रभुता सीमित है और विभाजित है। संप्रभुता सीमित है और विभाजित है। तो इन लोगों का मानना है कि समाज में जो विद्यमान अनेक समुदाय हैं, उन समुदायों में संप्रभुता निवास करती है, केवल राज्य में ही संप्रभुता निवास नहीं करती। समाज में विद्यमान अनेक समुदायों में संप्रभुता निवास करती है। ये लोग कहते हैं कि नागरिक जीवन में विभिन्न समुदायों का उतना ही इस महत्व है जितना कि राज्य का। तो राज्य को संपूर्ण सत्ता कैसे दिया जा सकता है? क्योंकि राज्य का कार्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास सभी समुदायों के द्वारा होता है, इसलिए संप्रभुता सब जगह निवास करती है। तो यहां पर जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये लोग ये मानते हैं कि राज्य में सब संप्रभुता नहीं होता है। ये लोग कहते हैं कि राज्य सीमित शक्ति रखता है। अब यहां पर थोड़ा सा मैं इसका विशेषता भी 4-5 बता देता हूं। अब पहली विशेषता समझिए। ये लोग कहते हैं कि समाज में एकता नहीं अनेकता है। समाज में अनेक हित होते हैं, इसलिए संप्रभुता एक जगह निवास नहीं कर सकती। राज्य जो है, दूसरा बात ये लोग कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा राज्य जो है समन्वय कर सकता है, राज्य को पूर्ण संप्रभुता हम नहीं दे सकते। और तीसरा बात ये लोग कहते हैं कि राज्य के पास असीमित निरंकुश प्रभुसत्ता नहीं हो सकती। राज्य की प्रभुसत्ता अविभाज्य और असीम नहीं हो सकती। यह विभिन्न समुदायों और राज्य के विभाजन में दिखाई देता है। राज्य में विभाजन का मतलब यह हुआ, विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, प्रेस में, सभी संस्थाओं में यह दिखाई देता है। ये लोग कहते हैं कि व्यक्ति का चूंकि विकास जो है केवल राज्य नहीं करता है, व्यक्ति का विकास जो है देखा जाए तो एक प्रकार से सभी संस्थाएं करती हैं। तो जब व्यक्ति का विकास सभी संस्थाएं करती हैं तो ऐसी स्थिति में जो है राज्य को पूर्णतः संप्रभुता देने से क्या लाभ होगा? अब सबसे बड़ी बात है कि ये लोग जो है प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की बात करते हैं। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण इसी प्रकार से जो है वो देखा जाए
तो ये लोग कहते हैं कि राज्य का काम जो है रेगुलेट करने का होना चाहिए। राज्य का कार्य विनियमन का होना चाहिए। राज्य का कार्य विनियमन का होना चाहिए। ठीक है, ये आपको 4-5 लाइन ध्यान रखना है। अब इसमें मैं बताया कि कभी कभी कथन कारण में प्रश्न आता है, तो उसको भी मैं थोड़ा सा बोलता हूं। तो मैं बताया कि वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है। एक प्रश्न आता है ऐसे, थोड़ा सा बोलूंगा। वैश्वीकरण का संप्रभुता पर प्रभाव, कि वैश्वीकरण ने संप्रभुता को कैसे प्रभावित किया। जैसे मैं बता रहा था कि वैश्वीकरण का संप्रभुता पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो ये जो प्रभाव है उसको 2 संदर्भ में हम देख सकते हैं। एक तो जो है इसका प्रभाव जो है कुछ नकारात्मक पड़ेगा, इसका प्रभाव कुछ सकारात्मक पड़ेगा। अब मैं बोलता हूं थोड़ा सा। देखिए, जैसे वैश्वीकरण आप जानते हैं कि पूरे विश्व को समाहित करने वाली प्रक्रिया, बहुआयामी संबंधों का एकीकरण करना, सीमाओं के आर पार का संबंध, वस्तु है, निवेश है, पूंजी है, संचार है, विचार है, इसका आदान प्रदान, वैश्विक संगठनों का विस्तार, निजीकरण, उदारीकरण। तो वैश्वीकरण जो है ये जो जटिल प्रक्रिया है, इसमें आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक जो संबंध हैं उसके माध्यम से विश्व जो है अंतर संबंधित हो रहा है। अब यहां पर जो है ये ध्यान रखना है कि इसका क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए, जो एमएनसीज, टीएनसीज का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है वो देखा जाए तो ये एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनी, ये ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन सरकार के नियंत्रण में पूर्णतः नहीं होते हैं। तो इससे जो है देश की जो नीतियां हैं वो प्रभावित होती हैं। सबसे बड़ी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों को बढ़ावा मिलता है, संधि समझौते किए जाते हैं, इससे हमारी स्वतंत्र विदेश नीति प्रभावित होती है। सुरक्षा का जो पहलू है, देखिए आतंकवाद, परमाणु, देख रहे हैं कि जैविक हथियार सब आपस में फैलता जा रहा है, तो ये भी संप्रभुता को प्रभावित कर रहा है। तो आप जब कोई प्रश्न जब टिक लगाइएगा तो ये ध्यान रखिएगा कि हम लोगों को जो है, आप लोगों को इतना नहीं पढ़ना है कि इस पे नकारात्मक सकारात्मक, मतलब ये जैसे संप्रभुता ने क्या प्रभाव डाला। जब कोई कथन कारण लिखेगा तो जैसे अभी मैं बता रहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित हो रहा है, कहीं न कहीं जो है आतंकवाद का भी वैश्वीकरण हो गया, परमाणु युद्ध का खतरा, जैविक हथियार, रासायनिक हथियार, ये सब देख रहे हैं पूरे विश्व में फैल गया। तो ये भले ही प्रत्यक्ष रूप से किसी राष्ट्र की संप्रभुता प्रभावित नहीं हो रही है, लेकिन कहीं न कहीं इसने जो है हम लोगों को प्रभावित किया है। तो इस तरह से जब आप लोग करिएगा तो थोड़ा सा समझ बूझ कर टिक लगाना है कि विश्व अर्थव्यवस्था का एकीकरण हो गया, पूंजी निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि चाहे वो मुद्रास्फीति हो, चाहे विनिमय दर हो, आर्थिक मंदी हो, इन सब चीजों का जो है घरेलू आर्थिक नीतियों पर प्रभाव पड़ रहा है। पर्यावरण की समस्या हो, मानव अधिकार हो, इन सब चीजों का प्रभाव पड़ रहा है। WTO हो, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, उसकी नीतियों का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। इस तरह से समझ कर टिक लगाइएगा कथन कारण का। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो सिद्धांत तथा संगठन, ये हम लोग का जो पीटी में तीसरा पोर्शन था, मैं बताया था कि पोल्टी पीटी में हम लोग जैसे एक तो बेसिक पढ़ते हैं, एक जो है गवर्नमेंट पढ़ते हैं, और तीसरा जो है वह थ्योरी और संगठन है। तो ये जो सिद्धांत है और संगठन है, उसमें सिद्धांत वाला पोर्शन ये समाप्त हुआ। अब हम लोग इसमें जितने भी संगठन हैं, उन संगठनों पर हम लोग जो है अब अगली क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है।